नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र रावल और आप देख रहे हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान की भूगोल की क्लास के अंतर्गत अपन ने पहले जो 2 टॉपिक थे राजस्थान का सामान्य परिचय कर चुके हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो आइए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और जब भी आप राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो यही आता है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन से हैं, कहाँ पर हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, अगर इस टॉपिक को आपने सही तरीके से सीख लिया तो बाकी की पूरी जो राजस्थान की ज्योग्राफी है इसे पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन कैसे किया जाता है। अच्छा, राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो विभाजन हम पढ़ते हैं और जो हमारी पुस्तकों में है और जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है हरिमोहन सक्सेना साहब ने ये वर्गीकरण प्रस्तुत किया था और ये दिया था 1994 में। और 1994 में राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल इस पुस्तक में इन्होंने राजस्थान का जो है वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। और इन्होंने भौतिक रूप से राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया था। भौतिक प्रदेश यानी कि विभिन्न प्रकार के जो उच्चावच है, जो स्थलाकृति है, उनका जो एक जैसी विशेषता वाली जो स्थलाकृति है उसको एक साथ पढ़ना भौतिक प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी, जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी की इनकी ज्योग्राफी की पुस्तक भी आती है, 1994 में राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने राजस्थान को भौतिक रूप से 4 भागों में विभाजित किया। पहला भाग था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा जो भौतिक प्रदेश था वो था अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा जो भौतिक प्रदेश था वो था पूर्वी मैदानी प्रदेश। और चौथा जो था दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो डॉक्टर सक्सेना साहब ने राजस्थान को स्थलाकृतिक रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। आइए देखते हैं मैप पर वो 4 भौतिक प्रदेश किस प्रकार के थे। जैसे कि ये देख लेते हैं, ये राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान है अपना, और इस राजस्थान को 4 प्रकार में अपन विभाजित कर रहे हैं। तो राजस्थान के मध्य से गुजरती है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान को लगभग 2 असमान भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वतमाला जो है गुजरात के पालमपुर से लगा करके दिल्ली के रायसीना हिल तक जाती है और लगभग एक प्राकृतिक ऐसी सीमा बना देती है राजस्थान में, जो कि पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान को पृथक करता है। तो ये जो अरावली पर्वतमाला है, इसके जो पश्चिम का जो पूरा प्रदेश है, जो कि थार के रेगिस्तान का हिस्सा है, इस पूरे भाग को नाम दिया गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये जो पूरा जो थार का रेगिस्तान था, जिसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, भारत के 4 राज्यों में और पाकिस्तान में भी इसका विस्तार है। इस थार के मरुस्थल का जो हिस्सा राजस्थान में था, इसे कहा गया पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और ये पहला भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, जो कि अरावली के पश्चिम में स्थित है। अरावली के पश्चिम में एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का ये मतलब होता है कि इस वर्षा रेखा के पूर्व में 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और अरावली के जो पश्चिमी ढाल है
इस पश्चिमी ढाल के पश्चिम में, अरावली के पश्चिमी ढाल के 25 में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसलिए 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। ये जो मध्य का भाग है ये कहलाता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली गुजरात के पालनपुर से, राजस्थान के खेड़ ब्रह्मा जो कि अपन माउंट आबू से बात करें सिरोही से, वहाँ से शुरू होता है। सिरोही में माउंट आबू का जो पर्वत है, उदयपुर के अंदर जो पर्वत है, इसके बाद में डूंगरपुर ज़िले का कुछ भाग आ जाता है, राजसमंद आ जाता है, अजमेर आ जाता है, जयपुर आ जाता है, अलवर आ जाता है, सीकर और झुंझुनू आ जाते हैं। इन ज़िलों में ये जो अरावली है इसका विस्तार है। अरावली के पूर्व के तहत, अरावली के पूर्वी भाग में ये जो मैदान है इसको कहा गया है पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। और जो दक्षिणी पश्चिम भाग, ये दक्षिणी भाग और ये पूर्वी भाग, तो ये पूरा जो भाग है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश क्यों है? क्योंकि राजस्थान के अगर दक्षिण पूर्व में बात करें तो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश का जो मालवा का क्षेत्र है वो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग के पास में पड़ता है। तो ये जो दक्कन का पठार का जो उत्तरी विस्तार है, दक्कन का पठार जो कि भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसका जो उत्तरी भाग है वो मालवा का पठार है, और उसी मालवा के पठार का हिस्सा होने के कारण इसे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश कहते हैं। और चूँकि राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र है इसलिए इसको हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। तो हरिमोहन सक्सेना साहब ने राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। वो 4 भौतिक प्रदेश कुछ इस प्रकार से हैं, अगर आप इसका चित्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब इन 4 भौतिक प्रदेशों को भी कुछ उप प्रदेशों में विभाजित किया गया था। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश था, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को फिर से 2 भागों में और विभाजित किया गया। वो 2 भाग थे, एक तो है शुष्कतम प्रदेश और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश। यानी कि जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश को पुनः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक भाग है शुष्कतम और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क। यानी वह क्षेत्र जहां 25 ये जो वर्षा रेखा है वो 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। मतलब कि थार के रेगिस्तान का वह भाग जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वो शुष्कतम मरुस्थलीय प्रदेश हो गया। इसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कौन कौन से जिले आ गए? ये जैसलमेर जिला है जो कि पूरा जिला आ गया। ये बीकानेर जिला का दक्षिणी भाग है तो दक्षिणी बीकानेर आ गया, दक्षिणी बीकानेर आ गया। जैसलमेर जो है वो तो पूरा जिला आ गया। ये जोधपुर है तो जोधपुर का पश्चिमी भाग आ गया, और ये बाड़मेर है तो बाड़मेर का उत्तरी भाग आया। तो शुष्कतम प्रदेश 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से जो रेड क्लिफ सीमा है, या यूँ कहें कि यहाँ पे लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो 25 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, या ये कह दूँ मैं कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के पश्चिम में और रेड क्लिफ के मध्य वाला जो क्षेत्र है जिसमें पूरा संपूर्ण जैसलमेर जिला, जिसमें दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, जिसमें पश्चिमी जोधपुर तथा उत्तरी बाड़मेर आते हैं, ये प्रदेश कहलाता है शुष्कतम प्रदेश। और जो इसका दूसरा भाग है जहां 25 से 50 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है, जहां थार के रेगिस्तान का प्रभाव कम है, वो होता है अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क जो प्रदेश है, इसके पश्चात जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया। जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में विभाजित किया गया है, इसको लिख देते हैं ए, और ये हो गया बी। उसी प्रकार से अरावली पर्वतीय प्रदेश को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक है दक्षिण अरावली, दक्षिण अरावली यानी कि उदयपुर, राजसमंद, सिरोही जिले में जो अरावली का हिस्सा है वो दक्षिणी अरावली कहलाता है। दूसरा जो भाग है इसका वो है मध्य अरावली, और मध्य अरावली का जो विस्तार है वो अजमेर ज़िले में है। इसके पश्चात में अपन आगे चले जाते हैं, तीसरा भाग आता है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में जयपुर, अलवर, सीकर, झुंझुनू, जो मालखेत की पहाड़ियाँ, हर्ष की पहाड़ियाँ, उदयनाथ की पहाड़ियाँ, सेवर की पहाड़ियाँ,
या जयपुर में अन्य जो भी पहाड़ियाँ, वो सारी सारी किस में आती है, उत्तरी अरावली के अंतर्गत आती है। फिर बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो जो मैदानी प्रदेश है वो नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। और नदियाँ कहाँ से निकलती है? नदियाँ जो है वो अरावली पर्वतमाला से निकलती है। तो अरावली पर्वतमाला से जो नदियाँ निकल रही है, उन नदियों के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई गई है, जो दोमट मृदा लाकर बिछाई गई है, उस मृदा से निर्मित जो मैदान है वो है पूर्वी मैदानी प्रदेश। और ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ये राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पे मुख्यतः बहने वाली नदियाँ 3 हैं। एक माही नदी है, दूसरी बनास नदी है, और तीसरी जो नदी है वो चंबल नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है, मंदसौर से गांधी सागर बांध बनाते हुए रावत भाटा से राजस्थान में प्रवेश करती है। फिर यहाँ पे राणा प्रताप सागर डैम बनाती है, फिर जवाहर सागर डैम बनाती है, कोटा बैराज, और फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हुई इटावा मुरादगंज में यमुना में विलय हो जाती है। तो मुख्य नदी तो चंबल होगी। फिर एक होगी बनास नदी जो कि खमनौर राजसमंद से निकलती है और फिर रामेश्वरम में जाकर चंबल में विलीन हो जाती है। और तीसरी है माही नदी, जो कि माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, उल्टे यू के आकार में बहती हुई डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में बहती हुई डूंगरपुर जिले के साथ सीमा बनाती हुई गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में विलय हो जाती है। तो जो माही नदी द्वारा, माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, उसे कहते हैं माही मैदान, या फिर इसको कहा जाता है माही बेसिन। तो एक तो हो गया जो पूर्वी मैदानी प्रदेश था, उसका एक भाग तो हो गया माही बेसिन, दूसरा हो गया बनास बेसिन, और तीसरा जो हो गया चंबल बेसिन। चंबल और उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, बनास के द्वारा उसकी सहायक नदियों द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, और माही में। और अंत में आ जाता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को फिर से 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो आ जाता है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार यानी मालवा के पठार का, जो मध्य प्रदेश में जो मालवा का पठार स्थित है, उसका जो उत्तरी विस्तार है जो कि राजस्थान में है, वो है हाड़ौती का पठार। चूँकि राजस्थान के कोटा, झालावाड़ 12 जिले में विस्तारित है, जिसको हाड़ौती प्रदेश कहते हैं, इसलिए बूंदी, तो ये हाड़ौती प्रदेश के कारण इस पठार को, जो लावा पठार है, इसको कहते हैं हाड़ौती का पठार। इसके पश्चात में यहीं पे अगर पूर्व में चले जाएं तो मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला आती है। तो विंध्याचल पर्वतमाला के जो अंतिम शीर्ष है, जो कि यहाँ राजस्थान में कहीं सवाई माधोपुर में देखने को मिलेगा, 12 के अंदर है, तो ये जो सवाई माधोपुर में दिखने को मिलता है, ये कहलाती है विंध्य कगार भूमि। विंध्य कगार भूमि। इस प्रकार से जो संपूर्ण राजस्थान है, इसके जो भौतिक प्रदेश है, इन भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। शुष्कतम प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, ये तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के भाग हो गए। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, अरावली पर्वतीय प्रदेश के भाग हो गए। माही बेसिन, बनास बेसिन और चंबल बेसिन पूर्वी मैदानी प्रदेश के भाग हो गए। और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसके अंदर हाड़ौती का पठार और विंध्य कगार भूमि, इसके भाग हो गए। ये राजस्थान के कुल भौतिक प्रदेश हैं, जिसके बारे में अपन को स्टडी करना है। अपन कोशिश करेंगे एक वीडियो में ये ले ले, एक वीडियो में अरावली ले ले, और तीसरे वीडियो में तो 2 या 3 पार्ट इस वीडियो के होंगे, और 3 पार्ट में अपन इस पूरे जो भूगोल है उसको समाप्त कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला जो भौतिक प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, शुरू करते हैं। तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, उसमें से पहला जो भौतिक प्रदेश है उसको लिखिए पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पहला भौतिक प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहाँ है? थोड़ा सा मैप में फिर से दिखा देता हूँ मैं। ये राजस्थान है, नहीं दिख रहा थोड़ी देर के लिए, मान लो यही राजस्थान है। और इस राजस्थान में मैंने बताया था 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा। तो अरावली के पश्चिमी ढालों के पश्चिम वाला पूरा क्षेत्र, जो कि थार के रेगिस्तान का हिस्सा है, वो सारा क्या कहलाता है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका निर्माण क्या हुआ है? ये थार के मरुस्थल का भाग है। ये कौन सा मरुस्थल है? ये है थार का मरुस्थल। अच्छा, थार के मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है? तो थार के मरुस्थल का विस्तार है पाकिस्तान में, और थार के मरुस्थल का विस्तार है भारत में। भारत में किन राज्यों में है? तो भारत में है गुजरात के अंदर है, भारत में राजस्थान के अंदर है, भारत में गुजरात, राजस्थान
हरियाणा और पंजाब के अंदर है। तो इन 4 राज्यों में इसका विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो सर्वाधिक विस्तार जो है थार के मरुस्थल का, वो राजस्थान के अंतर्गत है। थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के 61.11% भूभाग पर विस्तारित है। यानी राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, उस कुल क्षेत्रफल के 61%, यानी ये राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कितना था? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर था। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के 61.11% भूभाग पर, 61.11% भूभाग पर राजस्थान विस्तारित है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ राज्य की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो यहाँ राज्य की लगभग 40% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। यानी भूभाग तो 61% है और जनसंख्या 40% है। इसका मतलब इस क्षेत्र का जनघनत्व जो है वो बहुत कम है। आप लोग देखिए कि कौन कौन से जिले हैं जिनका जनघनत्व राजस्थान में सबसे कम है। जैसे जैसलमेर सबसे कम, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद में दूसरा आता है बीकानेर 78, इसके पश्चात में बीकानेर के बाद में आता है बाड़मेर। ये तीनों जिले जो ऐसे हैं जहां 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम का जनघनत्व है। अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जहां प्रति वर्ग किलोमीटर में से 100 से कम लोग रहते हैं, तो वो 3 जिले हैं। सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? तो जयपुर और भरतपुर के अंदर। तो राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है, राज्य के 61% भूभाग पर विस्तारित है। अच्छा, भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार कितना है? तो ये लगभग 57 से 58% जो भाग है वो राजस्थान में विस्तारित है। ये तो हो गया राजस्थान के क्षेत्रफल का, और ये हो गया भारत में जो थार का जो रेगिस्तान है, उस थार के रेगिस्तान का 57 से 58% हिस्सा जो है वो राजस्थान में। यानी कि जिन 4 राज्यों में थार का मरुस्थल है उसमें सर्वाधिक विस्तार जो है वो राजस्थान के अंतर्गत है। इसके पश्चात बात करते हैं थार के मरुस्थल का। इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ था प्लेस्टोसिन काल में। प्लेस्टोसिन काल में, और प्लेस्टोसिन काल में भी अगर अपन बात करें तो टेथिस सागर का जो अवतलन हुआ था, टेथिस सागर का अवतलन होने से या टेथिस सागर के अवशेष के रूप में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड थे और उनके मध्य में टेथिस सागर था। तो जब महाद्वीपों का निर्माण हुआ उस समय टेथिस सागर का जब अवतलन हुआ तो कुछ रेगिस्तानों का निर्माण हुआ, उन्हीं रेगिस्तान के तहत थार के रेगिस्तान का निर्माण हुआ। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं कि टेथिस सागर के अवतलन से हुआ? क्योंकि आज भी हमारे रेगिस्तान में मछलियों के अवशेष मिलते हैं, खारे पानी की यहाँ झीलें पाई जाती है, माइकोसिस चट्टान पाई जाती है। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने जिससे हमको पता चलता है कि टेथिस सागर जो है उसके अवशेष के रूप में हमारे इस थार के रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। अच्छा, और इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है? तो इस क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति को कहते हैं ज़ीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स यानी जो मरुद्भिद वनस्पति होती है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। खेजड़ी, रोहिड़ा, केर, कनेर, बेर, सागरी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। वर्षा कितनी होती है पूरे रेगिस्तान में? तो वर्षा मात्र या कह सकते हैं 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। यानी कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ही शुरू करती है मरुस्थल को, तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो है वो इस क्षेत्र में होती है। अब हम पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका अपन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि राजस्थान का 61.11% भूभाग पर विस्तारित है, राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है, सबसे कम जनघनत्व वाला क्षेत्र है। कुल भारत के कुल मरुस्थल का 57 से 58% हिस्सा राजस्थान में है। इसका निर्माण प्लेस्टोसिन काल में टेथिस सागर के अवतलन से हुआ था। यहाँ पर ज़ीरोफाइट्स प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वर्षा जो होती है क्या? हाँ, ठीक है। तो वर्षा 50 सेंटीमीटर होती है। मृदा जो है वो एंटीसोल प्रकार की जो मृदा है जिसको अपन कहते हैं रेतीली बलुई मृदा। रेतीली बलुई मृदा जो है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा अगर इस क्षेत्र की बात करें तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा
उपयोगी है ये मरुस्थल। क्योंकि इसकी विशेषताओं की बात करें तो यहाँ सर्वाधिक सौर ऊर्जा की संभावना है। और राजस्थान जो है सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। क्योंकि हमारे पास खाली ज़मीन भी बहुत है और ऐसा क्षेत्र भी बहुत है जहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है और साल के लगभग 300 से 320 दिनों तक यहाँ पे धूप जो है वो खिली रहती है। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है और इसीलिए इसको विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। थार के मरुस्थल को शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि यहाँ की सौर ऊर्जा की विपुल संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोलियम प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के भंडार मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या तेल के कुएं हैं। पहला जो कुआं था वो हमारा मंगला था। बाड़मेर और सांचौर बेसिन में लगातार तेल उत्पादन में वृद्धि हो रही है। पंचपदरा में हम रिफाइनरी की स्थापना कर चुके हैं। कोयला प्राप्त होता है। ये दोनों जीवाश्म खनिज है, दोनों प्राप्त होते हैं। कोयले में भी कौन सा कोयला प्राप्त होता है तो लिग्नाइट कोयला जो है वो इस क्षेत्र से अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है। प्राकृतिक गैस प्राप्त होती है, पेट्रोलियम प्राप्त होता है और सौर ऊर्जा की क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं वो बहुत अधिक है। ठीक है, और ये था हमारे राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक शुष्कतम प्रदेश और दूसरा होता है अर्ध शुष्क प्रदेश। शुष्कतम प्रदेश जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है वो कहलाता है अर्ध शुष्क प्रदेश। तो ये जो आगे वाला पार्ट है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में पूरा करेंगे। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।